गाइस आपका स्वागत है ड्रीम है एकेडमी में। आज का टॉपिक है हिस्ट्री के रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्रिप्स इंडिया क्रिप्स मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, उसके बाद सीआर प्लान। और जी हाँ, एक और यहाँ पे अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं कि जो क्लास फोर्थ के रिलेटेड हमारी जो लगातार वीडियोस आएंगे, अब वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और वो फुली कवर होंगे ओनली फॉर जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के लिए। जी हाँ, जैसे कि उसमें जनरल स्टडीज़ का सारा पोर्शन कवर किया जाएगा। तो एक दो दिन में वो वीडियोस हम अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो आप अपने जो भी अपने आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं या आपके भाई या किसी ने भी अप्लाई किया है, तो उनको आप ज़रूर इस बारे में बता दीजिएगा। तो हम पढ़ लेते हैं आज हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद या इसके बाद एक आखिर का चैप्टर होगा और इसके बाद हमारा जो हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन, सीआर प्लान, क्रिप्स। यहाँ पे मिशन जो है, मैंने कहा था कि मैं आपको इसका अलग एक लेक्चर बना के दूंगा, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाता और ये दोनों लंबे हो जाते। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 और क्रिप्स मिशन 1942 काफ़ी लंबे हो जाते। लेकिन अब स्टार्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से। इसमें कहा जाता है ये लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट था, याद रखिएगा। जब उस वक्त ब्रिटिशर्स ने ये बनाया तो लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट एट द टाइम था, रिटन डॉक्यूमेंट, लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट एट द टाइम। इसमें कितने सेक्शंस थे? 321। 10 शेड्यूल्स थे। इतना ही पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट जितना है उतना ही मैं लेके आया हूँ। जी हाँ, अब यहाँ पे इसमें क्या क्या डिमांड्स थे या क्या 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 पॉइंट्स थे जो हमें जानना है। जी हाँ, आप यहाँ पे चैनल पे आते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियोस देखते हो और अपने काफ़ी ज़्यादा लाइक भी किया है। आप एक बार फिर आप लाइक कीजिए और वीडियो को। दूसरी बात यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट के ज़रिए कि आपका जो वीडियो किस तरह से आप इन लेक्चर्स को पसंद करते हो और क्या इसमें और भी हमें चेंजेस लानी चाहिए या हम सफिशेंट वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। सफिशेंट का मतलब ये है कि हमारा जो पहले हमने कहा था कि हम वीडियो जो है वो 35 प्लस या 40 मिनट्स का हो, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि इतने लंबे वीडियोस नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कितने ड्यूरेशन के होने चाहिए। तो अब पढ़ लेते ही इस एक्ट में क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें 3 पॉइंट्स है। जी हाँ, 3 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे। ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन, एक तो गवर्नर प्रोविंसेस है, प्रिंसली स्टेट्स है और चीफ कमिश्नर्स। याद रख लीजिएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें कौन कौन से थे? प्रिंसली स्टेट्स जिनको अलग से किया गया था ब्रिटिशर्स ने, गवर्नर प्रोविंसेस जहाँ पे खुद राज कर रहे थे, और चीफ कमिश्नर्स जहाँ पे थ्रू एग्जीक्यूटिव वहाँ पे गवर्नमेंट चला चला रहे थे। अब उन्होंने कहा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देंगे, उसके साथ साथ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर कम्युनल्स, यानी कम्युनल्स को हम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हमने वो ऑलरेडी पढ़ा है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये है, डायरकी वाज टेकन अवे। क्यों डायरकी को वापस लिया गया, रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि डायरकी को पहले साइमन कमिश्नर ने रिजेक्ट किया था, जिसको 1919 में इंट्रोड्यूस किया था। डायरकी को 1919 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब है ड्यूअल गवर्नमेंट। जी हाँ, ड्यूअल गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस किया था 1919 में, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया। जी हाँ, उसको किसने भी रिजेक्ट किया था? साइमन कमीशन ने, जो 1927 में बना था। और इंडिया में कब आया था वो? 1928 में। कंफ्यूज नहीं होना डेट्स से, डेट्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में। अब पढ़ लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक, जिसको मैं कह सकता हूँ काफ़ी छोटा किया मैंने इसको, और क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद देखो, हर एक इवेंट के बाद, एक डेवलपमेंट के बाद, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद एक यहाँ पे एक मिशन आता है। वो मिशन किस लिए आता है उसका हम कारण जान लेंगे, रीज़न जानेंगे। स्विफ्ट स्टफर्ड क्रिप्स उसके हेड थे। उनका उनका कहना था कि हम क्या करने वाले हैं, आपको
आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज़ल के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज़ल के लिए। लेकिन रियल रीज़न क्या था? जी हाँ, एक कहानी के ज़रिए आप इसको मैं समझा लेता हूँ। एक रियल जो कहानी थी इसके पीछे, वो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार में उनकी मदद करे। बट रियल रीज़न वाज़ सेकंड वर्ल्ड वार, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स की दुर्गत हुई, हालत ख़राब हुई, और वो चाहते थे कि इंडियंस एक बार फिर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट किया वैसे ही इस वार में भी सपोर्ट करे। उसके साथ-साथ वो चाहते थे, जी हाँ, इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे। अब यहाँ पे एक और बड़ी बात, जो ब्रिटिशर्स के साथी थे, एलाइज़ थे, यूएसए था, यूएसएसआर था, चाइना था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज़ किया, किनको? ब्रिटिशर्स को कहा कि आपको अगर अगर आपको यहाँ पे हमारे साथ रहना है तो आपको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए हमें। और हमें क्या करना है? उस वक़्त जापान का दबदबा हर कहीं पे था, जापान काफ़ी पावरफुल बन रहा था, तो इनको भी डर था अपना पावर खोने का। ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी पावर खो चुके थे, यानी वो उनको हार में हार मिल रही थी, तो इसीलिए उनको यहाँ पे भी प्रेशर किया गया यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा कि आप क्या कीजिएगा कि इंडियंस का सपोर्ट लीजिएगा। लेकिन लेकिन अगर इंडियंस का सपोर्ट लेना था तो यहाँ से इंडियन लीडर्स ने भी कुछ डिमांड्स रखी होंगी। उन्होंने कहा कि इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र कीजिए आप, हमें हमें जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो पावर आप ट्रांसफ़र कीजिए। उस शर्त पे हम अपने फ़ौज को भेजेंगे वहाँ पे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगी, ये इनके 2 डिमांड्स थे, याद रख लीजिएगा 2 डिमांड्स थे किनके? एक जो हमारे लीडर्स थे यहाँ पे, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, 2 डिमांड्स थी इंडियन लीडर्स की जब क्रिप्स मिशन यहाँ पे आ गया। लेकिन वापस में उन्होंने क्या कहा? वापस में उन्होंने कहा कि चलो हम आपको क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस। वही डोमिनियन स्टेटस, यानी आपको तो थोड़ी-सी आज़ादी मिलेगी, लेकिन जो भी फ़ैसला लेना है वो हम लेंगे। यानी फिर से आपको हमारे अंडर रहना है। उसके बाद कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएँगे, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? कुछ यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उसमें, और नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से होंगे? प्रोविंशियल प्रोविंशियल असेंबली से। और नॉमिनेट कौन करेगा? प्रिंसेस। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, देखिएगा। उन्होंने कहा कि ये कि डिफेंस जो है हमारे पास रहेगा, स्टिल डिफेंस जो भी है हमारे पास रहेगा, यानी आर्म्स एंड एम्युनिशन जो भी है वो हमारे पास रहेगा। तो इंडियंस को जो है वो लीडर्स को समझ आ गया कि इनका मतलब ये है कि आफ्टर वॉर ये हमें आज़ादी देने वाले नहीं है। डिफेंस का मतलब है कि वो अपने पास खुद रखना चाहते थे पावर। कौन? ये ब्रिटिशर्स की बात है। और ब्रिटिशर्स ने इसमें ये भी कहा कि हम एक इंडियन यूनियन बनाएँगे, जैसे डोमिनेंट स्टेटस देंगे और यूनियन बनाएँगे। उसमें एक जो भी कंट्री होगी यानी जो भी स्टेट होगी, स्टेट वो खुद अपनी कंट्री बना सकती है। यानी वो भाग सकती है, वो अपने मर्ज़ी से एक यूनियन को छोड़ के जा सकती है। राइट टू सिसीड, वो छोड़ के जा सकती है, इसका मतलब यही है। राइट टू सिसीड का मतलब यही है कि वो छोड़ के जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पे इतना तो उन्होंने कहा, फिर से यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये फेल क्यों हुआ? इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स रिजेक्टेड मिशन, क्रिप्स मिशन क्यों रिजेक्ट किया, जो 1942 में आया था? डोमिनियन स्टेटस, जो उन्होंने कहा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडियन लीडर्स ने डिमांड किया था, लेकिन क्या कहा ब्रिटिशर्स ने? हम आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देने वाले, हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि आपको हम आज़ादी देंगे, नो डाउट, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट फ़ैसले होंगे वो कौन लेगा? यानी ब्रिटिशर्स के अंदर ही वो एक तरह का वो भी गुलामी होती। राइट टू सिसीड, इसकी वजह से भी, अगर आप डोमिनेंट स्टेट्स हमें हमें देते हो, लेकिन कोई भी स्टेट हमारी क्या यूनियन से भाग सकती है कभी भी। दूसरा पॉइंट इसकी वजह से फेल हुआ। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था कि डिफेंस विथ गवर्नर जनरल के पास डिफेंस रहेगी, सारा जो एम्युनिशन है, आर्मर्स एंड एम्युनिशन है, वो गवर्नर जनरल के पास रहेगा। ये कारण थे कुछ फेल होने के क्रिप्स मिशन। इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र था वो नहीं माना। और इन्होंने कहा, गांधी जी ने, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें क्या दिया गया है? पोस्ट डेटेड चेक। चेक का मतलब क्या हो गया? मान लो आपको बैंक में कोई पैसा देता है, ठीक है? वो कहता है कि आपको ये 5 लाख आपको मैं दे रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा? ये आप 10 तारीख को निकाल दीजिएगा। लेकिन 10 कौन सा? 10 यानी 2000, मान लो 2021,
10 फरवरी को आपसे कोई कह रहा है कि आप ये पैसे निकाल लीजिएगा। लेकिन ऐसा क्या है कि वहाँ पे वो आपको 10 के बजाय वो 11 को दे रहा है आपको ये चेक। और डेट कब का होता है? 10 का। वो 11 को आपको चेक दे रहा है, डेट 10 का होता है, लेकिन यानी पोस्ट डेटेड चेक। वो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, एक ये चीज़ हुई। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब यहाँ पे अगर गांधी जी ने ये देख लिया, तो उन्होंने कहा कि ये मिशन जो है, क्रिप्स मिशन, ये तो फेल हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें वापस अटैक करना चाहिए ब्रिटिशर्स पे। अब उन्हें समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स अब तो बौखला गए। बौखलाने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट होता है। अब रीज़न क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट होने के? क्योंकि फेलियर हो गया कौन सा? क्रिप्स मिशन। एक दूसरी बात, जापान प्लान कर रहा था कि हम वो, जापान हर जगह पे वो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी पावरफुल बन रहा था और अटैक पे अटैक कर रहा था। और जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, उनको काफ़ी मारदार करके भगा लिया था उन्होंने। तो काफ़ी सक्सेसफुल था जापान, उस वक़्त पावरफुल बन रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि हम अटैक करेंगे ब्रिटिशर्स को इंडिया में जो है। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पहले ब्रिटिशर्स को भगाएँगे यहाँ से और फिर इंडिया पे हुकूमत करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि अब तो हमें क्या करना है? हमें मूवमेंट चलाना होगा। अगर आज हम ब्रिटिशर्स के अंडर है, कल को जापानीज़ के अंडर रहेंगे, तो यानी हमारी जो आज़ादी का ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए उसने कहा कि हमें जापानीज़ के साथ कोई पंगा नहीं लेना है, उनके खिलाफ कोई ऐसा कोई करना नहीं है जिससे जापान हमारे खिलाफ होगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। उन्होंने, गांधी जी ने ये मूवमेंट याद रख लीजिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिविजुअल सत्याग्रह से स्टार्ट हो गया, या इंडिविजुअल लेवल पे, और फिर द मास मूवमेंट बन गया। ये लास्ट में जाके ये मास मूवमेंट बन गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मास मूवमेंट अगर ये लास्ट में बन गया, तो शुरुआत में ये कैसे उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को? देखिएगा, गांधी जी ने जब लोगों ने खुद देखा क्रिप्स मिशन का मतलब क्या था, और वर्ल्ड वार सेकंड के लिए वो यहाँ पे आए थे, तो गांधी जी को लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। और गांधी जी ने खुद कहा था, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। लेकिन ये कौन से सेशन में हो गया? याद रखना, कांग्रेस मीटिंग यानी कांग्रेस सेशन जो बॉम्बे में होती है 1942 में। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो रेज़ोल्यूशन है, ये कब पास होता है? बॉम्बे में पास होता है 1942 में। कांग्रेस की मीटिंग होती है, कांग्रेस का, इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, और वहाँ पे एक डिसाइड किया जाता है कि ब्रिटिश को भगा लो। ब्रिटिश को भगाना है यहाँ से। अब तक क्या कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब वो उनका रिवर्स हो गया वो, कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से भाग निकालना है, यानी यहाँ से दूर भगाना है। ये देखिएगा चेंज कितनी आ गई, सोच में चेंज आ गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने धोखे पे धोखा दिया। हर बार वो अलग से अलग एक टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे, जो गांधी जी को और इंडियन नेशनल को समझ आ चुका था। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं कोशिश कर लूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समय में ये लेक्चर्स आपको कंप्लीट करके दूँ, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। जी हाँ, और गांधी जी ने स्टार्ट किया क्या? इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये इंडिविजुअल सत्याग्रह मास मूवमेंट में बन गया। मास मूवमेंट क्यों बन गया? अब यहाँ पे बात है, देखिए, जो भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाइकॉट स्टार्ट किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को आग लगाया। काफ़ी ज़्यादा लोग भड़क भड़क गए, एजिटेशनर्स हो गए। अब ये आग क्यों लगाया? यानी टेलीग्राफ लाइन्स जो थी वो कट किया, जहाँ से उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स बाहर की दुनिया से राब्ता नहीं करना चाहिए उनको, ताकि वो और भी फ़ौज लाएँगे यहाँ पे और इस मूवमेंट को क्रश करेंगे। तो ये मूवमेंट तो सप्रेस हुआ, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इसमें गांधी जी ने देखा एक चीज़, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 10,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स, हर दिन ये प्रोटेस्ट बढ़ता रहा, और 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मर गए, और ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया। तो गांधी जी ने कहा कि फास्ट अनटिल डेथ। और अपनी जो थ्योरी थी नॉन वायलेंस की, वो एक एक तो ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने ये केस के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी सिविल सर्विसेज के लिए, कि गांधी जी अगर वायलेंस के खिलाफ थे, तो यहाँ पे नॉन वायलेंस को क्यों कहा कि डू और डाई, करो या मरो? क्विट इंडिया में कहा था उसने, करो या मरो। तो वो क्यों कहा था? क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो गया कि जब इंडियंस यहाँ पे फास्ट, सॉरी,
जब मोर देन 10,000 इंडियंस को मारा गया था, तो वो उस वक़्त गांधी जी को ये समझ नहीं आया और गांधी जी ने एक नारा लगाया, डू और डाई। अब हमें पीछे नहीं हटना है। और उसने देखा था कि ब्रिटिशर्स, जी हाँ, ब्रिटिशर्स एक छोटा मुल्क जो है जापान, उनके हाथों हर जगह पे पिट रहा है और जापान जो है हर किसी को भगा रहा है। तो हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये चांस हमें नहीं खोना चाहिए। तो उसमें रीजंस काफ़ी ज़्यादा थे, उसने डू और डाई का नारा लगाया। तो ये था कौन सा, ये था क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे CR प्लान, सी राजा गोपालाचारी। जी हाँ, यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा इसको, CR प्लान के बाद पहले आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, सी राजा गोपालाचारी है ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। जी, ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। इसको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, क्योंकि लॉर्ड माउंट बैटन के बाद ये बने थे गवर्नर जनरल। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ऐड कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इस पॉइंट को, ये बने थे गवर्नर जनरल, याद रख लीजिएगा। सी राजागोपालाचारी जो थे वो गवर्नर जनरल कब बने, जब यहाँ पे लॉर्ड माउंट बैटन छोड़ के चले जाते, उसका जो समाप्त होता है उसका कार्यकाल, तो सी राजा गोपालाचारी गवर्नर जनरल बनते इंडिया के, और पहले इंडिया के गवर्नर जनरल होते ही ये, और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल होते। तो यहाँ तक बात ये थी। अब उन्होंने कहा कि एक फार्मूला लेके आ गए सी राजा गोपालाचारी। उसने कहा कि मैं एक चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, हमें करना चाहिए एक बात। देखो, हमारा जो इस वक्त जो है ब्रिटिशर्स ऑलरेडी बैकफुट पे है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनको आपस में सुलह करना चाहिए। तो उसने कोशिश किया कि इनको यूनाइट करे। उसने कहा कि मुझे यूनाइट करने का काम करना चाहिए, और उसने एक फार्मूला लेके आया। इसीलिए उसको कहा जाता है CR प्लान, और सी आर राजा गोपालाचारी प्लान, और CR फार्मूला। तो उसने वो फार्मूला लाया। उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो मिल के हुकूमत बनानी चाहिए, डिवाइड हमें नहीं होना चाहिए, यानी हमारी कंट्री जो है वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो पहला कौन था जिसने एक्सेप्ट किया इस प्लान को, क्योंकि यूनाइट का था, टू नेशन थ्योरी तो थी नहीं, ये इंडिया और पाकिस्तान बनने का तो था ही नहीं, इसमें सवाल ही। गांधी जी ने एक्सेप्ट किया, याद रख लीजिएगा, हु एक्सेप्टेड सी राजागोपालाचारी प्लान, गांधी जी एक्सेप्टेड सी राजागोपालाचारी प्लान। हु रिजेक्टेड, हु वाज द फर्स्ट टू रिजेक्ट सी राजागोपालाचारी प्लान, वी डी सवरकार। जी हाँ, वी डी सवरकार वही है जिन्होंने 1857 जो रिवोल्ट है उसको कहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वी डी सवरकर ने रिजेक्ट तो किया CR जो प्लान था, सी राजा गोपालाचारी प्लान को, लेकिन ये इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे आता है कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसमें वी डी सवरकर ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 को पूछा जाता है कि किसने कहा था 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, इसने भी रिजेक्ट किया। इसने कहा नहीं, मैं अपने वही टू टू नेशन थ्योरी में कायम हूँ, मुझे टू नेशन थ्योरी हमें चाहिए, यानी हमें हिंदुस्तान अलग चाहिए, हिंदुस्तान से हमें अलग बनना है, यानी हमें पाकिस्तान तो बनाना है, तो हम बना के रहेंगे। अब यहाँ पे डेट आता है कि कभी कभार हो सकता है पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसका डेट बहुत कम बार पूछा गया है, तो कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि कब ये CR प्लान आया था। 1944 में आया था, याद रख लीजिएगा, CR प्लान आया था 1944 मार्च में आया था। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहूँगा कि किसने CR राजागोपालाचारी प्लान को एक्सेप्ट किया था, गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था। और रिजेक्ट किन किन लोगों ने किया था, वी सवरकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने। थैंक यू दोस्तों। और ये था, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो हिस्ट्री का होगा, और साथ साथ में हमारा जो है, जो क्लास 4th के लिए लेक्चर जो है वो 1-2 दिन के बाद या कल या परसों से हम लगातार अपलोड करते रहेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से वीडियोस शायद लंबे होंगे क्योंकि हमें सिलेबस भी कवर करना है, और हम चाहेंगे कि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचे। और अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिएगा। थैंक यू गाइज़।